नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर आज डिस्कशन करने वाले हैं वो विषय योगी आदित्यनाथ जी का है और मैं समझता हूं कि इन विषयों पर, बाकी मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा फैन हूं या नहीं हूं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बाबा का स्टाइल अलग है। खास तौर से मैं समझता हूं कि अगर किसी को उत्तर प्रदेश के विषय में जानना या कहीं के विषय में जानना तो उसको सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर चाहिए होता है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बाकी जो चल रहा है, करप्शन जैसा भी है, अच्छा है खराब है, वो सब व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसकी जान पर जब बनती है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में बनती है, तो उसको समस्या होती है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि पार्टीशन के बाद, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान रोका गया था और वो सिर्फ इसलिए रोका गया था कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, हिंदुस्तान को कब्जा करना है। उसके उद्देश्य से उन्होंने 2-3 बार प्रयास भी किए। 47 में ही आधा जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिया, फिर 62 की लड़ाई के बाद 65 में उन्होंने लड़ाई कर ली, फिर 71 में लड़ाई हो गई, फिर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कारगिल कर लिया और फिर आतंक भेजना शुरू किया। तो आज का जो मॉड्यूल है उनका, वो है कि उनका मानना है कि भारत में 60 उनके लोगों की संख्या हो गई है जिनमें से बड़ी आबादी को वो निकालकर आतंकी बना सकते हैं। अल्लाह के नाम से, जिहाद के नाम से, तमाम मुस्लिम स्ट्रक्चर के नाम से, लिटरेचर के नाम से, और तमाम मुल्ला मौलवियों को ट्रेंड करके मतलब मैं समझता हूं कि पूरी कुरान तो लोगों को याद नहीं होती, पूरी हदीस भी याद नहीं होती, लेकिन इसीलिए इसका लाभ उठाते हुए पहले हफ्जा करवाते हैं और हफ्जा करवाकर फिर उनको कहते हैं इसका मतलब ये है। अब ना तो व्यक्ति अरबी जानता है ना वो जानता है, जो बता दिया मुल्ला ने वही समझ में आया। और मुल्लाओं की ट्रेनिंग बाकायदा की जाती है जमात वगैरह में और उनके जलसे लगाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग वो पहचान लेते हैं कि यही सब करेंगे, उनकी फंडिंग शुरू कर देते हैं और जब व्यक्ति को फंडिंग शुरू हो जाती है तो फिर वो बायर मदरसा रूट, चूंकि भारत में रिलीजन को बहुत महत्व दी जाती है, रिलीजन को बहुत स्थान दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी रिलीजन भारत में प्रिवेल करता है, इसलिए इस पूरे विषय पर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ स्टेप लेने शुरू करे जिसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में कुछ मदरसे और कुछ एसोसिएशंस गए थे और उस डिसीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ जी के डिसीजन को यह कहा है कि ना तो ये डिसीजन टेरिफाई कर रहा है, ना ही आपको अपराधी घोषित कर रहा है, ना ही आपको का कुछ बिगाड़ रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन अगर करना चाहते हैं मदरसों की और वो मदरसों से कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको दे देना चाहिए। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब आप समझिए कि ये जो विषय है, इस विषय पर हम अगर ये कहें कि 4000 मदरसे उत्तर प्रदेश में, 4000 मदरसों के ऊपर जो अनएडेड मदरसे हैं, एडेड मदरसे का मतलब होता है जिस पे सरकार फंडिंग करती है, तो सरकार के पास पूरा कंट्रोल भी रहता है और अब वहां तो सीसीटीवी और ये सब लगा दिए गए, लेकिन 4000 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। उन 4000 मदरसों पे एंटी टेरर स्क्वाड, जिसको एटीएस उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, एटीएस बिठा दिया गया है और एटीएस अब उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इससे पहले भी मैटर हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट ने पहले भी ये कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि ये सारा का सारा जो मामला रहता है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने में कोई बुराई नहीं है और इस पर ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर आपको कोई समस्या बाद में आती है तो हमारे पास आइए, जब तक आपको समस्या नहीं है तब तक इन्वेस्टिगेशन एटीएस करता है, उससे क्या समस्या। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कैसे स्टेप बाय स्टेप किया कि ऊधम भी ना बचे, क्योंकि सीएए पर जब एनआरसी की बात कही गई तो देश भर में धरने प्रदर्शन हो गए, अब बवाल करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टैक्टिक अपनाई। पहले तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करिए डिस्ट्रिक्ट पर सभी मदरसों का। ऐसे अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उनमें 8000 प्लस, यानी कि 8000 से ऊपर अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टिगेशन हुई। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि भाई हम मदरसों पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये पता करेंगे कि कितने मदरसे हैं, कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने बिना मान्यता प्राप्त हैं। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं थे उन मदरसों पर यह कहा था कि भाई इनको हम खासतौर से देखेंगे, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन तो लेनी ही पड़ेगी। मदरसा बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी बना गए, तो मदरसा बोर्ड से आपको रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी, बिना रिकॉग्निशन के कैसे चलेंगे।
इस पर बड़ा बवाल हुआ था, हाईकोर्ट मामला गया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था कि भाई अगर कोई अपने फंड से कोई कोचिंग टाइप की चलाना चाहता है, कोई मदरसा चलाना चाहता है तो आपको क्या समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम इस मदरसे की किसी भी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप मत करिए। लेकिन मदरसा अगर कोई चलाना चाहता है, कोई इस्लामिक शिक्षा देना चाहता है, वो अपने घर में भी दे सकता है और 10 लोगों को बिठाकर भी दे सकता है। अगर वो देना चाहता है तो आपको क्या समस्या है। बात तो ठीक थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन ठाना कि भाई इसके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगा और जो फोकस है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल फंडिंग और इस पर सब पर देखेंगे। उससे एक डेटा तैयार हुआ, 8,000 से ज्यादा मदरसे चिन्हित किए गए। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी गई, SIT, स्टेट स्तर पर SIT बिठाई गई और यह कहा गया कि फोकस जो है वो FCRA पर देखो। FCRA का मतलब है अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन फंडिंग हो रही है क्या। अब ये जो FCRA का कानून है वो अगर आप अकाउंट में पैसा लेते हैं तब तो समस्या खड़ी करता है, दिल्ली में ही लेना पड़ेगा, SBI बैंक में ही लेना पड़ेगा। फिर सरकार ने अभी तो रूल्स बना दिए जिस उद्देश्य से लिया गया है, जो काम कर रहे हो सब बताओ। लेकिन FCRA के अलावा भारत में बहुत बड़ा खेल है, जैसे वेस्टर्न यूनियन है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक साथी 4-5 साल पहले वो हमको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह का पैसा आता है, इनसे पैसा आता है, आप समझ लीजिए कि उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि भाई इतने तक आप ले सकते हो। अगर 10 लोगों को मिलाकर, वहां मदरसे से जुड़े हुए 10 लोगों से मिलाकर पैसा लिया जाए और उनको 10% दे दिया जाए तो मदरसे की फंडिंग तो हो गई और FCRA में भी नहीं पकड़ा गया। ये FCRA में भी नहीं पकड़ा और उसने 100 लोग जो मस्जिद से जुड़े हुए उनके अकाउंटों में पैसा ले लिया। वेस्टर्न यूनियन या ये इस तरह के जो कैश करवाते हैं पैसा ले लिया और वहां सऊदी वगैरह से भेज दिया। क्या समस्या है। आप FCRA में पकड़ ही नहीं सकते और करोड़ों रुपया अंदर हो जाएगा। इससे पत्थरबाजी करवाइए, इससे कुछ भी करवाइए। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब फॉरेन फंडिंग को देखना शुरू किया और उसको छांटना शुरू किया तो उसके बाद उसने एक नया डेटा निकाला कि 4,000 ऐसे मदरसे हैं और ये फॉरेन फंडिंग के अलावा बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर में, बॉर्डर से मतलब नेपाल बॉर्डर और बाकी का जो बॉर्डर लगता है, खासतौर से इंटरनेशनल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में उसका लगता है नेपाल का, उस बॉर्डर एरिया में ज्यादा मदरसे चिन्हित करिए। उनमें देखिए फंडिंग कहां से आती है, उनका खर्चा कैसे चलता है, इतने सारे। हालांकि पीछे बाबा जी ने वहां मजारें बना रखी थी, वहां तमाम इलीगल मदरसे बना रहे, उनको बुलडोजर लगा के गिरवा दिया था। नेपाल सरकार ने भी उस पर सहमति दी थी ना, नेपाल सरकार ने भी कुछ उस पर नहीं किया था क्योंकि गलत तो गलत ही है। योगी आदित्यनाथ जी ने उसके बाद ATS बिठा दी। वो जो 4,000 का डेटा आया कि भाई ये 4,000 ऐसे संदिग्ध मदरसे हैं जिसमें की फॉरेन फंडिंग हो सकती है, जिसमें टेरर फंडिंग हो सकती है। 4,000 मदरसों के ऊपर SIT की रिपोर्ट के बाद 4,000 मदरसों के ऊपर ATS बिठा दिए, एंटी टेरर स्क्वाड। अब एंटी टेरर स्क्वाड सिक्योरिटी थ्रेट को देखेगी और पहले जो SIT ने रिपोर्ट दी थी उसने ये भी कहा था कि बॉर्डर एरिया में जैसे बहराइच है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, नेपाल से जो लगे हुए हैं, यहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनवेरिफाइड फॉरेन फंडिंग आई भी है। 100 करोड़ से ज्यादा की अनवेरिफाइड फंडिंग गल्फ से आई है, ये SIT ने रिपोर्ट दी थी। और उसने कहा था कि 800 मदरसा ऐसे लोकेटेड हैं जो यूपी नेपाल बॉर्डर पर हैं और इनकी फंडिंग विदेशी होती है और ये FCRA के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। ये SIT की रिपोर्ट थी। अब इस पर ढूंढना है टेरर फंडिंग। क्या इस पर टेरर फंडिंग है? तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है। उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट आए थे, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि साहब मदरसे हैं, रिलीजियस शिक्षा देते हैं, आप 2 बार इन्वेस्टिगेशन करवा चुके हैं, फिर तीसरी बार इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? आप एंटी टेरर स्क्वाड से इन्वेस्टिगेशन करवाने का मतलब आप मदरसों को परेशान करना चाहते हैं, मदरसों को परेशान कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को परेशान कर रहे हैं। मदरसा या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अवैध वो नहीं होता। हम तो सब कुरान पढ़ाते हैं, हम तो हफ्जा करवाते हैं, हम तो हदीस पढ़ाते हैं और ये वो। अब इसके पीछे जो तर्क है वो समझ लेना चाहिए। असम में अभी 2023-24 की बात है, 22-23-24 की, असम में एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क तोड़ा हेमंत विश्व शर्मा जी ने। एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क तोड़ दिया। क्या था? वहां बहुत सारे मदरसे थे
ये जो लिंक नेटवर्क था, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये AQIS अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर ABS अंसारुल्लाह बंगाल टीम, ये अपना नेटवर्क वहां फैलाए हुए थे। पता लगा तो सरकार ने तोड़ दिया। खासतौर से जो असम में मोरीगांव, बारपेटा, बोंगाईगांव, इन सब में स्ट्राइक मारा और इनको तोड़ दिया, निश्चय नाबूद कर दिया। असम सरकार ने कहा कि ये नेटवर्क है विदेशी नेटवर्क, बाकी जो एक्शन लिया वो तो लिया ही। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी के शासनकाल के समय पर भी सिमुलिया मदरसा या बर्दवान मदरसे, ये इसमें भी बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। ये 2014 के टाइम पर इनमें एक बर्दवान में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट पर NIA बैठ गई थी। NIA ने बाद में जमायते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का लिंक पाया और उस पर एक्शन फिर NIA ने किया था। हालांकि ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन NIA ने उस पर एक्शन लिए थे। ये बड़ा ऑपरेशन मदरसों से ही चल रहा था। इसके अतिरिक्त हम सबको PFI तो खूब याद है, 2022 में PFI पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। NIA और ED उसमें काम कर रही थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो जो सिमी का नेटवर्क था, उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था, मदरसों का इस्तेमाल कर रहा था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहा था। आप सोचिए कि ऐसे भारतवर्ष में कई एक लूज पोल्स हैं जो रिलीजियस स्थानों का इस्तेमाल करके टेररिज्म फैलाते हैं। अब वो कहते हैं इसको टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, ये टेररिज्म है ही नहीं, हम तो इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, इस्लाम खतरे में है, तो ये वो दुनिया भर की फालतू की बातें करते हैं। हालांकि भारत में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर FCRA, PMLA और UAPA, PMLA में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग UAPA में फंसे हुए हैं, FCRA में फंसे। ये कानून ऐसे हैं जो ये पता करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भारत में कैसे हो रही है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत फंडिंग कैसे है और FCRA के फंडिंग, ये सिक्योरिटी कंसर्न है भारत के। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस विषय पर अपनी फाइनल वर्डिक्ट देते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन इज द इन्वेस्टिगेशन। अगर ATS इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? पहले 2 इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, उसमें आपको अगर उन्होंने हरेस नहीं किया था तो ATS अगर करना चाहती है तो इस स्टेज पर रिट ज्यूरिडिक्शन ना तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ना ही रिट ज्यूरिडिक्शन को हम स्वीकार कर सकते हैं। पहली बात तो रिट ज्यूरिडिक्शन लगता नहीं है। दूसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने में किसी को कोई मनाही नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सरकार का राइट है। चूंकि सरकार काम करती है एंटी टेरर पर, यानी कि टेरर के विरुद्ध काम करती है, इसलिए उसको बम फूटने के बाद इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसा नहीं। बम फूटने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, टेररिज्म होने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और यह सरकार का काम है। हालांकि सरकार अगर कुछ गलत करती है तुम्हारे साथ तो फिर हम है ना, आप आइए फिर से मैं बताइए कि गलत किया है। अगर सरकार कुछ प्रॉपर्टी सीज करती है, सरकार कुछ और करती है, सरकार आपको आपकी बिल्डिंगें गिराती है, आपका मदरसा बंद करती है, उसको सीज करती है, तो फिर आप हमारे पास आइए, हम उसको देखेंगे। सरकार ने पहले इन मदरसों को सीज किया था, लेकिन उन मदरसों को सीज करने के बाद हाईकोर्ट ने उसको छुड़वा दिया था। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने ATS इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, टेररिज्म की ध्यान में रखते हुए, FCRA को ध्यान में रखते हुए, और टेररिस्ट एक्टिविटी और वहां क्या पढ़ाई हो रही, क्या लिखाई हो रही, क्या सिखाया जा रहा, कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, क्या गलत करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये सब कुछ ATS अपनी दृष्टि से देखेगी। हालांकि राज्य सरकार का कहना यह था हाई कोर्ट में कि साहब अब टेरर मानसिकता से उसको देखा जाएगा। ये जो पहले की रिपोर्टें आ गई, जिसमें पहले फिजिकल वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, तब फिर SIT बिठाई, SIT ने फिर से इन्वेस्टिगेट किया, फिर रिपोर्ट बनाई, अब ATS के पास गया है, वो एक्शन देख करेगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी मदरसे के थ्रू कोई फंडिंग नहीं हो सकती। पत्थरबाजी जो होती है, जो मदरसों के थ्रू मस्जिद में पत्थरबाजी होती है, मस्जिद से पत्थरबाजी होती है और तमाम तरह के वो लिए जाते हैं, उन सब पर राज्य सरकार कम से कम फंडिंग वाला एंगल ढूंढ लेगी, फंडिंग नहीं होने देगी। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो निर्णय लिया या उत्तर प्रदेश जो कर रहा है, ये तो सभी राज्यों को करना चाहिए। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की दायित्व बनता है कि वो इस पर एक्शन ले, और इस तरह से ATS वगैरह बिठाकर सभी मदरसों, मैं कहता हूं मंदिरों को भी, मदरसों को, मंदिरों को, सब जितने धार्मिक स्थल है चर्च सहित, उन सब पर उनकी फंडिंग की व्यवस्था देखनी चाहिए कि भाई आखिर आता कहां से और ये इस्तेमाल कहां करते हैं।
तो मैं समझता हूं कि देश में अमन चैन के लिए अच्छा है और लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए।